हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम फर्दर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। होपफुली आप सबको अभी तक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कई सारे और कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगेन, जो भी बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आपको ऊपर मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक बता रखा है, वहाँ पे जाइए और जाके मुझे कोई भी डाउट्स आ रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप करिए। सर, इस तरीके से डाउट्स आ रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स का रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ध्यान से समझिएगा। हम इस वीडियो के अंदर बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेली रूटीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं आपके लिए, सबके लिए नया वीडियो लेकर आता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टीटीएस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हमारी बारी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो आइए बच्चों, चलते हैं। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। वी आर सॉल्विंग CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज पेपर नंबर 3 RTP फॉर नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन पहुंचते पहुंचते आपका देखिएगा प्रैक्टिस कितना जबरदस्त हो चुका होगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम किस किस चीज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। किस चीज का बच्चों? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ This is question number 4 of your RTP for November 2020. KD Limited is following activity-based costing, budgeted overheads, cost drivers and volume are as follows. Cost pool given है आपको, अलग अलग खर्चे given है, amounts given है, cost driver given है और total number of activities given है. The company had produced a batch of 7,600 units. Its material cost was this much and wages इतना और इतना एक्टिविटी उन सब ने कंज्यूम किया था। तो सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द बैच। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फॉर RTP, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर RTP नवंबर 20। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से लिखिए RTP नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, हाँ, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, एग्जामिनेशन में एवरी एग्जाम फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स का श्योर शॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर अभी तक आपने इसकी तैयारी नहीं करी है, ये चैप्टर जरूर करें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आ रहा है आपके एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एक एक करके चलते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। कॉस्ट पूल स्टेटमेंट, मैंने हेडिंग डाला कॉस्ट पूल स्टेटमेंट। यहाँ पे 5 हेडिंग्स डालते हैं हम। ओवरहेड्स, टोटल अमाउंट, एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट पर एक्टिविटी। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से लिखा। एक एक करके ओवरहेड्स देखते हैं कौन कौन से। पहला है मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा कितना है? 18,42,000। इसके साथ लिंक किस एक्टिविटी का होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी है? 1200 ऑर्डर्स। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 18,42,000 डिवाइडेड बाय 1200, क्योंकि 1535 पर ऑर्डर। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया कॉस्ट पर एक्टिविटी के हिसाब से। नेक्स्ट,
मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कितना निकल के आ गया, 8,50,000। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया है वैसे। नंबर ऑफ मूवमेंट्स, कितनी बारी मूवमेंट हो रहा है, 1240 टाइम। हो गया 685.48 पर मूवमेंट, ठीक है ना। तो पर मूवमेंट के हिसाब से इतना निकल के आ गया। नेक्स्ट, मेंटेनेंस, $24,56,000 मेंटेनेंस आवर्स, $17,550 आवर्स। ये हो गया अच्छा इसको 140 कर देते हैं, 140 पर आवर अप्रॉक्सीमेट, 140 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हो गया ना। ये राउंडिंग ऑफ कर देंगे क्योंकि 139.94 आ रहा है, तो 140 कर दिया मैंने राउंड ऑफ। मेंटेनेंस के बाद आता है सेटअप कॉस्ट, 9,12,000। नंबर ऑफ सेटअप, $1,450। अरे सारे पॉइंट्स में ही आ रहे हैं ये तो, इसको एक्यूरेटली लेके चलते हैं फिर ना। ऐसे सबको राउंड ऑफ करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इसको भी एक्यूरेटली लेके चलते हैं। सेटअप के बाद क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या गिवन है, 442,000। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, 1820। इंस्पेक्शंस 442,000 डिवाइडेड बाय 1820, ये हो गया 242.85 पर इंस्पेक्शन, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपका कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बन गया, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी हो गई। कॉस्ट पर एक्टिविटी के हिसाब से निकालना था, तो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी पूरी हो गई, कॉस्ट पूल स्टेटमेंट भी बन गया, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या कह रही थी हमारी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 कह रही थी कि भाई जो जो खर्चा किया है टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल कॉस्ट निकालिए एंड पर यूनिट कॉस्ट निकालिए फॉर द बैच। टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, पर यूनिट। ये तो बड़ा सिंपल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल कॉस्ट, ये तो बच्चों गिवन ही हमें 2462,000। इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजेस, वेजेस कितना गिवन है बच्चों, 468,500, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया। अब इसके नीचे ऐड करेंगे ओवरहेड्स,
और ओवरहेड्स के लिए हमने क्या फॉलो किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक एक करके सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे लिख देता हूं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस के अलावा और क्या थे, सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब देखते हैं कि करके एक्टिविटी क्या क्या गिवन है बच्चों। 56 ऑर्डर्स भी था ना, मटीरियल ऑर्डर्स 56, 84 लाइन वाइज ही गिवन है। ये तो बड़ा आसान कर दिया इन्होंने काम। 56, 84, 14, 20, 60, 18। इंटू, ऊपर से हम रेट्स लिख देंगे इसके अंदर। पहले का 1535, बहुत सिंपल है बच्चों। एबीसी इज वेरी स्कोरिंग। अगर बच्चा ढंग से पढ़ के जाए ना तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। 685.48, 139.94, 628.96, 242.85। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों एक तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, एक तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हमारी पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है बैच के हिसाब से, और डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ जाएगी। तो यही करना है ना बच्चों, हमें हमें कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है और टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। आइए एक एक करके निकालते हैं इसको। ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यूज निकल के आ गई। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ गया 3314863, 3314863। ठीक है ना। इसको डिवाइडेड बाय यूनिट्स करना है। यूनिट्स कितना गिवन है बच्चों, ये देखिए 7600 यूनिट्स। ₹436.16 पर यूनिट। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई जो जो क्वेश्चन में मांगी गई थी। एक बार देख लेते हैं फटाफट से फिर से। देखिए, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना था, ये तो कॉस्ट पूल स्टेटमेंट से निकल गया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, तो बहुत सिंपल है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो मजेदार चैप्टर है। अगला स्कोरिंग चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, दैट इज बाय द नेम ऑफ कॉस्ट शीट। ये भी बच्चों को मैंने बहुत बारी देखा है कि बहुत स्कोरिंग लगता है। आइए इसको भी मैं ऐसा करता हूं,
आगे वाला जो कंटेंट है उसको पीछे की तरफ ले आता हूँ। एक सेकंड रुकिए जरा बच्चे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। अगेन ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आरटीपी नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों, ये भी एक श्योर शॉट है कि एग्जामिनेशन में आता ही आता है कॉस्ट शीट बाय, और नंबर भी कितने आते हैं इसके अंदर, 10 नंबर का आता ही आता है। तो इसको भी ढंग से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आरटीपी नवंबर 20। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको कॉस्ट शीट का एक आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पूरा सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, तभी जाके ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ये बन रही है प्रैक्टिस वीडियोस। साथ ही साथ जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी साथ साथ में इसको जरूर सॉल्व करिए, लिखिए। सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मजा आएगा। अगर आप सिर्फ सुन के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। आइए पहला आ गया यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल। बच्चों कंज्यूमेबल मटेरियल जो है ना, कंज्यूमेबल मटेरियल, इसको आप ओवरहेड्स भी मान सकते हैं। इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में इंस्टीट्यूट ने कंज्यूमेबल मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है। कंज्यूमेबल मटेरियल जो है बच्चों, आप इसको ओवरहेड्स भी अज्यूम कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आंसर में अल्टीमेटली कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट जो भी आपका अजम्पशन हो, इफ यू आर ट्रीटिंग दिस एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट इन नेचर, तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का पार्ट मान लेंगे। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो वी कंज्यूम इट, वी ट्रीट इट एज फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इंस्टीट्यूट का ओपिनियन देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है। कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई, आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे या ओवरहेड में डाल देंगे, बात अल्टीमेटली एक ही निकल के आएगी, क्योंकि आंसर एक ही निकलेगा। फिर तो हम इंस्टीट्यूट के ओपिनियन है या आईसीआई का, और अगर आप इसको इनडायरेक्ट मान लेते हैं, ओवरहेड मान लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अजम्पशन लिख सकते हैं। इसलिए समझ में आता है क्योंकि एक दो बच्चों का ना यहाँ पे बहुत बड़ी डाउट्स आ रहे हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों की डाउट्स आ सकती हैं। डायरेक्ट वेजेस, ये तो सिंपल है, ऊपर की तरफ चले जाएगा। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट बिकम्स पार्ट ऑफ मटीरियल, मटीरियल का ही पार्ट बन जाता है। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, बच्चों वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर ये क्या बन जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। दिस विल बिकम पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री, फैक्ट्री की बात करें और इनडायरेक्ट है तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, बच्चों इसके लिए तो इंस्टीट्यूट ने एक सेपरेट हेडिंग बना रखी है, तो आपको इसको सेपरेट हेडिंग के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने इसका एक सेपरेट हेड बना के लिखा हुआ है आप सबके लिए, तो आपको इसको अलग से ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। ठीक है, सैलरी टू अकाउंटेंट, तो सैलरी टू अकाउंटेंट बन जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल का पार्ट। ठीक है ना बच्चों। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, इफ यू आर कंसिडरिंग दैट ये वाला जितना भी खर्चा है एम्प्लॉय ईपीएफ और ये सब, दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट वेजेस, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मान लेंगे बच्चों इसको। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस,
प्रोडक्शन, चलो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस देखिए बच्चों कितने ट्रिकी तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से इस एडजस्टमेंट को पढ़िएगा। गया ये रहा प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिस एक्सपेंस। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड। एक बात वही घुमा फिरा के कर रहा है, देखो कितने तरीके से घुमाई गई है। सैलरी ऑफ डिलीवरी स्टाफ, दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1918। बच्चों फटाफट से बताइए क्या कभी इनकम टैक्स आपका कॉस्ट का पार्ट बनता है? नहीं, दिस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ अगेन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, जनरल जनरल और एक और था ना जनरल, कहाँ गया? ये रहा जनरल, ये है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस अगेन जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, भाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। वैल्यू ऑफ सेल्स, पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की आइटम दे दी और ये क्लोजिंग की दे दी और मांगा क्या गया है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। सिंपल। तो बच्चों इसके अंदर अगर देखा जाए कुछ आइटम्स ऐसी हैं, एक एक करके दोबारा से पोस्ट करेंगे, देखते हैं आप कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो एक चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइए, चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड प्लस कैरेज इनवर्ड minus closing stock of raw material this will give us raw material consumed। इसके अंदर ऐड कर देंगे बच्चों डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस भी उसके अंदर भी दो एडजस्टमेंट्स थी, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इससे निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इससे निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अगेन बच्चों आप डायरेक्ट एक्सपेंस अज्यूम कर रहे हैं या उसको ओवरहेड्स अज्यूम कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर जोड़ेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो कई सारी एडजस्टमेंट्स थी, तो इसके लिए जगह छोड़ देते। ओहो ये जगह छोटी पड़ रही है, मैं इसके लंबी सी एक लाइन खींच देता हूँ। और एक मिनट रुकिए। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP this will give us net factory cost, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों क्या आता है, इसके बाद ना वो एडजस्टमेंट्स आती हैं, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट थी, जैसे क्रेडिट ऑफ रिकवरीज माइनस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ यहाँ पे आता था। तो इसके अंदर से एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग से लिखी हुई है, तो अलग से ही गिवन है। तो जब भी अलग से गिवन हो तो यहीं पे आना चाहिए। एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन गिवन है, तो ऐड करने के बाद ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। में ऐड करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दिस विल गिव अस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना।
इसके अंदर बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बहुत सारी थी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, इसके अंदर कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं। और फिर उसके आगे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारी, इसके अंदर कई सारी सब पार्ट्स हैं। ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। ओ माय गॉड, ये भी छोटा पड़ गया बच्चों, देख रहे हो जरा कितनी एडजस्टमेंट। इंस्टीट्यूट आपके साथ कितना खिलवाड़ करता है, इतने सारे एडजस्टमेंट दे देगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स निकल के आ जाए। बेचारा बच्चा थक जाएगा भैया इतना लंबा लंबा क्वेश्चन करके, कैसे चलेगा ऐसे काम, है ना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ गया। ओके चलिए, अब बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं हम वैल्यूज पुट करना जो जो हमें गिवन है। और जहां पे भी अजम्पशन होना, यहां पे मैं साइड पे एक अजम्पशन का कॉलम बना रहा हूं। एग्जाम के अंदर नोट के फॉर्म में, अजम्पशन के फॉर्म में जैसे मर्जी लिख के जरूर आना है आपने, ठीक है ना। या फिर नोट्स बना लीजिए, नोट्स का हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा, अजम्पशन भी कवर हो जाएगा साथ में। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। परचेज ऑफ मटेरियल 84 लैक्स, हमने गए परचेज ऑफ मटेरियल 84 लैक्स यहां पे पुट किया, ठीक है ना बच्चों। 84 लाख रुपीज यहां पे पुट किया, टिक कर दिया उसको। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल मटेरियल, अगेन बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम कर रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, बट हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम कंज्यूमेबल मटेरियल्स को क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर फिर भी आपको एग्जाम में कोई डाउट रह जाए तो जरूर उसका अजम्पशन मेंशन कर दीजिए। 4,80,000। डायरेक्ट वेजेस 60 लाख रुपए, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो ऊपर की तरफ चला जाएगा 172,600। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 8,40,000। $8,40,000। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री, तो ये अदर हो जाएगा 1,35,000। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9,60,000। तो इसी की मैं बात बता रहा था कि भाई इसका अलग से ही हेडिंग गिवन है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कभी भी आता है इसको अलग से ही लिखना होता है यहां पे। नेक्स्ट, सैलरी टू अकाउंटेंट, ये क्या है बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, यहां पे आ जाएगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का सैलरी कितना हो गया, ये 7,20,000। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, वी आर अज्यूमिंग दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट नेचर, मतलब जो डायरेक्ट वेजेस था ना इसका पार्ट है। यहां पे आप लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, तो कितना है ये, 7,20,000। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, अगेन इसको हम अज्यूम कर रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री इन डायरेक्ट सेंस, मतलब डायरेक्ट नेचर का हो गया, और सॉरी इनडायरेक्ट नेचर का हो गया। तो पावर एंड फ्यूल 28 लाख। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, बच्चों ये बड़ा ही बहुत ही ट्रिकी तरीके से लिखा गया है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये तो समझ में आ गया। अब वो प्रोडक्शन से लिंक रखा हुआ है, आप समझ जाइए कितने ट्रिकी तरीके से ये लिखा गया है, 12,60,000। अगर ये आप जनरल आप समझे नहीं ढंग से, या तो बच्चा इसको ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देगा या नीचे जाके जनरल में डाल देगा, गड़बड़ हो सकती है, तो इसको ध्यान से रीड करना है। सैलरी ऑफ डिलीवरी स्टाफ, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। $14,30,000। इनकम टैक्स तो लिख दिया मैंने यहां पे नोट के अंदर जाके, इनकम टैक्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। बच्चों ये लिखिए, एग्जाम में भी लिख के आइए नोट, बड़े अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फीस ऑफ ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सब का फीस कितना हो गया, इकट्ठे कर देते हैं ना, 1,80,000, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए कहां चले जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, डायरेक्टर, इन सबको मिला के कितना फीस था, 12 लाख। डोनेशन टू पीएम 1,10,000, तो इसको भी फटाफट से आके नोट में लिखेंगे, डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड shall not form part of कॉस्ट शीट। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई ये पार्ट क्यों नहीं बनेगा, तो बच्चों ये पार्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा। तो बनाने से लेके बेचने तक के खर्चे की बात नहीं, इनकम टैक्स लगता है आफ्टर यू आर गेटिंग इनकम। और डोनेशन का मतलब जो आपके पास पैसा बचा हुआ है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन से तो बात कर ही नहीं रहा ना ये डोनेशन वगैरह। तो इस तरीके से तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्या क्या था, ये भी हो गया हमारा। वैल्यू ऑफ सेल्स 282,600,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, एक एक करके पुट कर देते हैं इसको। $14,40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9,80,000। WIP 784, क्लोजिंग 664। रॉ मटेरियल ओपनिंग 6,20,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,60,000। ठीक है ना बच्चों, तो पूरा का पूरा हमने डाटा जितना भी मांगा गया था सारा का सारा पोस्ट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन रह गई है, आइए एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से निकल के आ गया।
ठीक है। फटाफट से बच्चों, आखिरी का पार्ट तो सिर्फ कैलकुलेशन का रह गया था। वो लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ तो नहीं कर दी बच्चों कुछ? यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मुझे। ये गड़बड़ लग रही है बच्चों, एक बार चेक करूं मैं। ये रही ना गड़बड़ बच्चों, देखो यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग ही रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने एक आधा जीरो कहीं कहीं पे मिस किया है। ये है 22047600। देखो, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चों मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा था ना, मेरे से भी कई सारी गलतियां हुई थी ये क्वेश्चन के अंदर। बट प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही वो गलतियां दूर होना शुरू होती हैं। सिली मिस्टेक तो कभी भी हो सकती है। जैसे मेरे से अभी देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक हो गई। अगर मेरा पेपर होता, मेरे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती। बट खुशी की बात क्या है, मेरा पेपर नहीं है। किसका पेपर है बच्चों? आप सबका। मैं अगर सिली मिस्टेक करता हूं तो देखो रब करके काम चल जाता है। अगर आप सभी करेंगे तो अगला अटेम्प्ट लग जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। मेहनत कर करके ही आपकी परफेक्शन आएगी। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आया। अगेन दिस वाज अ वेरी गुड एंड बिग क्वेश्चन। आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी ये आता ही आता है 10 मार्क्स का। चलिए बच्चों, आ जाइए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन आप सबके साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन के चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6। मैं फॉर्मेट बना लूं। नवंबर 20 के आरटीपी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड अ नेट लॉस ऑफ दिस मच एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स शोड नेट लॉस ऑफ दिस मच। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी। मतलब रिकंसाइल करना है। अब बच्चों यहाँ पे मेन बात देखिए क्या मांगा गया, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। बच्चे यही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं भाई। रिकंसिलिएशन अकाउंट मांगा है, नॉट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैं बच्चों को फेस टू फेस पढ़ा रहा होता हूँ ना, वहां पे मैं बच्चों को खुला छोड़ देता हूँ कि भाई ये रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, करके दिखाइए। आधे से ज्यादा बच्चे यही गड़बड़ करते हैं,
ये रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना भूल जाते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देते हैं। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो और आपका पेपर मेरे सामने आता, मैं उसके नंबर जरूर जरूर काटता। रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मेट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरटीपी दिस मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट particulars rupees particulars rupees। ठीक है, हमने पहले लिखा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, टू प्रॉफिट की, अरे अरे क्या कर रहा हूं मैं, टू लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 694000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये आ गया 10,20,000। रिकंसिलिएशन की खास बात क्या है बच्चों, कुछ भी हो जाए रिकंसिलिएशन मैच तो हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चों की खास बात है भाई, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता है तो बच्चे आंसर मैच तो करवा ही देते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे। बट इसको फास्ट करना, दैट इज द की। आपको एग्जाम में इसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम भी करना होता है। पहला आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या होता था बच्चों, माइनस, माइनस वाला मतलब डेबिट साइड पे जाएगा। टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड, 1,20,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इतना है, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स इतना है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1,00,000। और बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अंडर चार्ज हुआ है, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अंडर चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर इतना चार्ज है उसके अंदर उतना, अंडर चार्जिंग हो रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। कहाँ अंडर चार्ज, एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, 1,00,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, यहाँ पे आ जाएगी रेवेन्यू आइटम बाय इंटरेस्ट 1,92,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 1,08,000, यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स बाय इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, बाय इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, सॉरी टू इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 1,08,000। इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन फंड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो लोन फंड्स का मतलब हमने यहाँ पे लोन ले रखा है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोन ले रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्क हो गया ना बच्चों, ये था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज 4,90,000। नेक्स्ट, ट्रांसफर फी क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बुक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे बाय ट्रांसफर फी। आपने फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया था, मतलब वहाँ पे इनकम थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे इनकम थी, तो यहाँ पे आप इसको ऐड बैक कर देंगे 48,000।
स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, तो फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट हुआ था तो यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा स्टोर एडजस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड, $64,000, ठीक है ना। फटाफट से आइए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, मैच कर गया बच्चों। ये बहुत सिंपल था, मतलब इसके अंदर हो सकता है एक आधी एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आई हो, बट अदरवाइज बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है बच्चों, रिकंसिलिएशन अकाउंट नहीं बनाते। रिकंसिलिएशन अकाउंट की जगह क्या करते हैं बच्चों, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे कॉमन और सबसे बेसिक मिस्टेक ही ये है कि बच्चे रिकंसिलिएशन अकाउंट की जगह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा आगे लेके चल लेता हूं, बैच कॉस्टिंग का ही है। आगे वाले को पीछे ले आते हैं, एक सेकंड। चलिए बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम आरटीपी November 20। लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आरटीपी November 20। A Limited manufactures motherboards used in smartphones. A smartphone requires one motherboard. As per study conducted by Indian Cellular Association, there will be a demand for 180 million smartphones in the coming year. A Limited is expected to have share market of this much. ठीक है, of the total market demand of the motherboards in the coming year. It is estimated that its cost is 6.25 as inventory holding cost per board per month and setup cost per run of board is this much। तो बच्चों अगर आपको ध्यान होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू EOQ। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू EOQ। ऑप्टिमम साइज ऑफ फॉर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, तो बैच साइज निकालना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, ऑप्टिमम बैच साइज is equal to under root 2 into annual demand into setup cost divided by क्या लिखते हैं इसको, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एनुअल डिमांड कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे एनुअल डिमांड कितना हो गया, पूरे इतना है इसका 5.5%, तो ये हो जाएगा 180,123 123 इतने का 5.5%, ये हो गया 99 लाख। ठीक है ना, तो ये 99 लाख रुपीज हो गया। नेक्स्ट सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू 33,500 पर सेटअप के हिसाब से हो गया, और एनुअल नहीं होगा ये, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6.25 पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। ₹75 पर यूनिट पर एनम, ये हो गया पर सेटअप, कितने यूनिट्स एनुअली। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसको हमने फॉर्मूला में पुट करना होता है, इस वाले फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू √2 इंटू 99 लैक्स टू 33500 डिवाइडेड बाय 75। तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर। (94042.5 यूनिट्स पर बैच के हिसाब से। अगर हम इतनी यूनिट्स पर बैच के हिसाब से बनाते हैं तो हमारा सही निकल के आ जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और 94043 यूनिट्स पर बैच के हिसाब, इसको राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 डन। रिक्वायरमेंट नंबर 2, assuming that the company has a policy to manufacture 80,000 boards per run, calculate how much extra cost the company would be incurring as compared to optimum run suggested in part 1 above। ये बच्चों बड़ा ही सिंपल है, हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, एक होता है स्टोरेज कॉस्ट का और एक होता है सेटअप कॉस्ट का। तो इसका दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। अगर 80,000 बोर्ड्स का ऑर्डर साइज होगा और अगर 94043 यूनिट्स का ऑर्डर साइज होगा, तो ए पार्ट तो निकल के आएगा सेटअप कॉस्ट। क्या निकल के आएगा बच्चों, सेटअप कॉस्ट। ठीक है ना, तो पहला तो निकल के आएगा हमारा सेटअप कॉस्ट। अब यहाँ पे सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमें पूरे साल में चाहिए होते हैं 99 लाख यूनिट्स, 80,000 एक बारी में बनाएंगे, ऐसे ही था ना, हाँ 99 लाख, और एक सेटअप की कॉस्ट कितनी आ रही है 33,500। यहाँ पे हो जाएगा 99 लाख डिवाइडेड बाय 94043 इंटू 33,500। बी पार्ट आता है इसका स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 75, 94043 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 75। अगेन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी रिवाइज करके आए हो, तभी आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर आप सीधा ये ऐसे आ गए हैं कि हाँ भाई हम सीधा क्लास में आके समझेंगे, ये अभी आपको दिक्कत देना शुरू हो चुका होगा चैप्टर अभी। 4145,625अप्रॉक्सीमेटली वही बैठेगा ना, सेम ही अप्रॉक्सीमेट में।
एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 92,435 रुपीज। अप्रोक्सीमेट इसलिए बच्चों क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन में लग रहा है मुझे आंसर। ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन में लग रहा है मुझे आंसर। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल के आ गई बच्चों हमारी। ठीक है, तो होपफुली बच्चों यहाँ तक आपके सेशंस काफ़ी आपको हेल्पफुल रह रहे होंगे। ध्यान रखिएगा इसी तरीके से एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं आपके सामने इसी तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊँगा। एंड ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज एफएम के मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊँगा। तो कल मिलेंगे बच्चों दोबारा से इसी तरीके से एफएम का प्रैक्टिस लेके। थैंक यू सो मच, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको दोबारा से कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो ऊपर वाले यहाँ पे लिंक्स में जाके, ऊपर वाले जो मैंने दे रखे हैं आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के लिंक्स, इन पे जाके मुझे बताइए, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं, सर क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया फटाफट से लाइक कर लीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूं और एनर्जी लेवल एकदम हाई रहे आप सबको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल विद अनदर वीडियो ऑन प्रैक्टिस सेशंस। बाय बाय।